नमस्कार, मैं हूँ आशीष। कुछ अदाकार इतना दम रखते हैं कि अगर उन्हें एक फ्रेम भी मिल जाए, एक छोटा-सा सीन भी मिल जाए, तो उसमें इतनी कुव्वत वो रखते हैं कि अपने आप को इस तरीके से प्रभाव डालते हुए आपके दिलों पे घर कर जाएँ कि शायद वो हमेशा के लिए आपका हो जाए। मेरे ख्याल से अशोक पाठक वो नाम है, जो लगातार अपने छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल कमाल की अदायगी से आप सभी के दिलों पर घर कर चुके हैं। चाहे वो पंचायत में विनोद का रोल हो जो कि हर तरफ वायरल हो गया और उसके बाद उस इमेज से तोड़कर सीए टॉपर में ढेंचा का किरदार करना जो कि अब हर किसी की जुबान पर, हर किसी की चर्चा में शामिल हो गया है। कैसे हैं अशोक भाई आप? मैं बहुत अच्छा आशीष भाई। और हम जल्दी ही दोबारा मिल रहे हैं। हाँ। अभी हम मिले भी थे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार फिर से आमंत्रित करने के लिए। नहीं, और वो आप डिजर्व करते हो क्योंकि कुछ दिनों पहले जी पंचायत जब आई तो हर तरफ आपके रोल की चर्चा हो रही थी। जी विनोद, क्योंकि हर बार जैसे पंचायत की बात आती है तो पहले सीजन से वो छोटे से रोल से लेके धीरे धीरे उसका किस तरीके से कद बढ़ता गया और उस इमेज को तोड़ना और सीए टॉपर में ढींचा का किरदार निभाना जो कि एक अलग ही सेंसिटिविटी के साथ में उस किरदार को आपने किया है। लॉयल भी है, एक रेंज है और वो जो जिस किरदार की हम काफ़ी लोग ने देख लिया क्योंकि पिछले 4 हफ्तों से नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स पर। जी। उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो सबसे पहले विनोद के किरदार को तोड़ते हुए ढेंचा के किरदार को करना कितना चैलेंजिंग था? मुझे तो मैं बताऊं जब ये दूसरा सीजन जब मैं शूट कर रहा था विनोद का, उस समय ये किरदार मेरा लॉक हुआ था। और वो ऐसा था, ये किरदार मिलना मतलब मुझे वो हमेशा दुष्यंत कुमार की वो लाइनें आती याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो जिस तरीके से वही छोटे-छोटे किरदार मैं कर रहा था और एक होता है ना कि बतौर आर्टिस्ट कि यार आपके पास थोड़ा आप जो जिस तरीके का काम कर रहे हैं उससे अलग तरीके का कुछ आपको मिले, जो आपके लिए थोड़ा चैलेंज क्रिएट करे। ये सीरीज़ मतलब मेरे को उस टाइम मिली। मिली भी क्या, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है कि वही बात है कि जब अंदर से आदमी कुछ बेचैनी महसूस कर रहा होता है ना, और मेरे साथ ख़ास तौर से होता है आशीष भाई, हुँ। कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा बेचैन नहीं होता हूँ कि काम के लिए और ऐसा। लेकिन ये होता है, कुछ ऐसी बेचैनी महसूस करने लगता हूँ कि यार अब कुछ ना कुछ तो कुछ करना चाहता हूँ अलग मैं, करना कुछ है। अलग मिले और मैं कुछ तो करूँ। और उसी टाइम शायद ईश्वर कहीं हो, सुन रहे होते हैं वो। और हमेशा मेरे साथ ऐसा कुछ जादुई हुआ है जीवन में। और विनोद, और उस टाइम मैं आर्या कर रहा था, विनोद आर्या सेकंड सीज़न। बड़ा खुश था, बेशक उसमें मेरा छोटा किरदार था, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर था। विनोद मिला, खुश था मैं पंचायत का हिस्सा बन के। इसका बहुत मतलब मैं इसमें पुनीत भाई और अमृत का बहुत मतलब मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा उतना कोई पिछला काम देखा नहीं था। शायद पुनीत भाई ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा था कोई काम मेरा। मेरे को आया था लप्पू के किरदार के लिए इसमें ऑडिशन। तो जो कास्टिंग में से दीपक हैं हमारे, तो उन्होंने बोला कि अशोक भाई ऐसा-ऐसा किरदार है। लाइनें पढ़ के तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने बोला कि यार है थोड़ा छोटा है। मैंने कहा कब बढ़ा दोगे? कब कुछ ऐसा होगा कि बोला जाएगा कि हाँ, ये खूब लंबा किरदार है? बोले यार अशोक भाई है लेकिन बढ़िया। मैंने कहा कि ठीक है, लाइनें मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने टेस्ट दिया और ये जस्ट कोविड के बाद की बात हुँ। है। तो बेचैनी तो थी कि कुछ तो अलग मिले। लप्पू का ऑडिशन गया और उसके बाद विनोद अपना पुनीत भाई और अमृत भाई को कुछ लगा होगा। उन्होंने दीपक को बोला कि यार इनका ढैंचा के लिए टेस्ट करो। 2 दिन बाद मेरे पास आता है दीपक का कि यार अशोक भाई आपका ऑडिशन बड़ा अच्छा लगा यार, और अब ना वो बोल रहे हैं ढैंचा के लिए आप दो। मैंने कहा ये क्या है? बोला अशोक भाई ये किरदार बहुत बड़ा है, मतलब ये अलग है, बस आप टेस्ट दो, मैं आपको सीन भेज रहा हूँ। जब मैंने सीन पढ़े मैंने कहा यार क्या अद्भुत लाइनें लिखी हुई हैं, ये परफॉर्म करने में मजा आएगा। और वो मैंने टेस्ट दिया और उसके 2 दिन बाद ये हुआ कि आप लॉक हो गए हो। तो मेरे को आज आज भी अच्छे से याद है कि जब मैं पहली बार ऑफिस गया, पुनीत भाई और राम संपत भाई का ऑफिस, वहां गया और पुनीत भाई और अमृत भाई बैठे थे दोनों। और पुनीत भाई ने मुझसे सवाल किया कि अशोक भाई कितने साल हो गए मुंबई में? मैंने कहा 12 साल हो गए यार पुनीत भाई। बोलते कहाँ थे अब तक आप?
अरे मतलब वो था अमृत भाई, मतलब वो तो ये वो जो मेरे को मिला ना कि यार ये है, ये मैं करना चाहता हूँ, और वो आया, और वो मतलब क्या तैयारी, मतलब यही है कि मैं बस भरा बैठा था और वो किरदार मिला, और वो मैंने अपनी पूरा जी जान लगा दिया उसमें। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि उन्होंने पिछला जी, खासकर पंचायत का विनोद नहीं देखा था, जी, वरना उस ढांचे में वो इंडस्ट्री का एक चलन है जी, कि वो आपके पिछले किरदारों के हिसाब से आपको एक ढांचे में बैठा देते हैं, जी, इसलिए वो अलग चश्मे से देख पाए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से वो उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी पुनीत जी की या अमृत की, कि उन्होंने वो अदाकार को देखा आपके अंदर, बिल्कुल, जो आपका ऑडिशन था उसको देखा और उसके हिसाब से जो डिजर्व करते वो आपको वो दिया। बिल्कुल। कमाल का रेंज है उस किरदार में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि उसमें लॉयल्टी भी है, उसमें वो गुस्सा भी है, और अपने वो एक प्यार है, अलग तरीके का प्यार, जी, वो एक थिन लाइन है जिसको वो एक मर्यादा के साथ इतनी खूबसूरती से आपने निभाया है जी, कि जब तिलोत्तमा के साथ उनकी वो अपने पेन की बात कर रही हैं, अपने जो वो दिल टूटा है उसकी बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जब आप बताते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी ये उस तरह की सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उसमें अलग तरीके का है, उसमें हर कोई अपना पेन फील करता है, वो ब्रेकअप का जो दर्द है वो दिखाई देता है। बिल्कुल। हाँ, मतलब एक तो ना आशीष भाई, लिखा बहुत खूबसूरत गया है ये। ये पूरी सीरीज़ लिखी बहुत खूबसूरत गई है, और अब मैं वही लगता है कि ये शायद मैं इसलिए भी निभा पाया कि एक तो सारे आदरणीय और दिग्गज लोग, मतलब शुभ्रोदा के साथ तिलोत्तमा दी, मैं कब से उनका काम देख रहा हूँ, और मतलब एक एक फ़िल्म भी हमने साथ में की थी, मेरा बहुत छोटा-सा डेथ इन किरदार, गंज। ए डेथ इन द गंज। मैंने डेथ इन द और गंज देखा है मुझे मैंने। याद है कि उस सेट पे वो बहुत मतलब प्यार से बात करती थी, और मतलब शी इज़ सो हम्बल, और वो उतनी ही इंटेलिजेंट है, और वो उन मैम आप जिस सीन का ज़िक्र कर रहे हैं, मतलब वो जब बोलती हैं और वो जो बताती हैं अपने प्रेम के बारे में, मैं उनको देख के वाक़ई मेरी आँखें डब-डबा जाती हैं। वो जिस सच्चाई और ईमानदारी से अभिनय करती हैं, तो सामने जब एक बेहतरीन को एक्टर होता है ना, तब आप और बढ़िया परफ़ॉर्म करते हो। क्योंकि फिर लगता ही नहीं, एक वक़्त के बाद सब दायरे हट जाते हैं कि यार बस मैं तो खो जाता हूँ, मैं तो उनको देखता रहता था, मैं शुभ्रोदा को देखता रहता था। सोचिए उन्होंने कितना काम किया है थिएटर में, अद्भुत परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं उनकी। अभी इन दिनों पुराने चावल चल रहा है, पार्क दोबारा से शुरू हुआ है, मानव दा, मतलब मतलब मेरे को जब इसमें सिलेक्ट हुआ और मुझे लगा कि ये लोग इसका हिस्सा हैं, वो मेरे लिए अद्भुत दिन था। मैंने कहा यार इन लोगों को देख-देख कर बहुत कुछ सीखा है, इनको पढ़ के बहुत कुछ सीखा है, और मैं अब उनके साथ हूँ। तो ये मैंने इसके लिए बहुत ईश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने पुनीत भाई को बहुत धन्यवाद दिया, मैंने अमृत को बहुत धन्यवाद किया कि यार आप लोगों ने एक ऑडिशन देख के, और आप लोगों ने मुझ पे इतना फ़ेथ किया कि मैं इतने बड़े किरदार को ईमानदारी से निभा पाया। उसमें बहुत उन लोगों का वो कॉन्फिडेंस। फेथ और कन्विक्शन की भी बात है कि उन्होंने पहली बार आपको अशोक को सही जो डिजर्व करते हैं वो प्लेस में वो पूरा स्पेस दिया जी। कि शुरू से आखिरी तक आप हो और पूरा रेंज दिखा पाए हो, और अगले सीजन में भी पूरी तरीके से आपका उम्मीद है कि वो उतना ही हाँ, मतलब जबरदस्त किरदार देखिए होगा। अब बनता है क्या होता है, बनेगा तो बिल्कुल ही। 100% बनेगा। जी। पिछले 4 हफ्ते से नंबर 1 है तो बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, मतलब 5वाँ हफ्ता है, आज भी नंबर 1 हाँ। पे ट्रेंड कर रहा है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और वाक़ई मुझे लगता है कि ये सबकी इतनी पॉज़िटिविटी थी ना उस पूरे ग्रुप में, चाहे आप संगीत ले लीजिए, आप कैमरा वर्क ले लीजिए, आप अभिनेताओं को ले लीजिए, तो मतलब सब बहुत खूबसूरत लिखा है। महिलाओं के बारे में बहुत खूबसूरत लिखा है कि जिस तरीके से औरतें बात कर रही हैं इस सीरीज़ में, वो कितनी खूबसूरत बात है कि एक सीन आता है जहाँ फैज़ल दादा वो पकड़ लेते हैं, और वो महिला बोल रही होती है हम्म। कि मैंने पे किया है, हम्म। ये वो काम कर रहा है। सो हम हमेशा एक चश्मे से देखने लगते हैं कि ये सही है और ये गलत, नहीं, तो दूसरी एक कमाल की चीज़ आपके किरदार के बारे में जो है, ढेंचा के बारे में, कि वो भले गलत काम करता है, लेकिन वो राइटियस नेस जिसकी बोलते हैं ना, कि अपना जो काम के अलावा चले जैसा भी है उसकी मानसिकता जो भी है, लेकिन वो अपने लोगों के लिए बहुत ही लॉयल है। जी, चाहे वो अपने जिनके साथ काम करता है उनको गुरु मानता है, उनको बॉस मानता है, उनके साथ, भाभी के साथ में, कि अगर भाभी और भाई के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको समझाने सुलझाने की भी कोशिश कर रहा है, और बिना बॉस के बोले हुए कैसे उनका परिवार न टूटे उसके लिए निगरानी भी कर रहा है।
तो ये सब चीजें बड़ी कमाल की आपने उसमें दिखाई है, और उसको मेरे ख्याल से न सिर्फ अदाकारी की है, उसको जिया भी है, वो दिखता है आपके जब आप करते हो तो। शुक्रिया यार आशीष भाई। मतलब हाँ, मतलब ऐसा लोगों का आ रहा है मैसेज ना कि बहुत, मतलब हाँ, मैं हर सीन, मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी इसके लिए कि मैं ऐसे करूँगा, लेकिन वो मैं बस उस सिचुएशन में और उस जो सीन शूट हो रहा है, वो एक वो जो आप अपनी ईमानदारी है, क्योंकि वही बात है तो ये ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिनको भी देखना है बाहर। एक आदमी को हम ये नहीं बोल सकते कि ये बुराई है, उसके अंदर और मानसिकता है, वो किस-किस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वही बात है कि तो वो इस किरदार में लिखा भी खूबसूरत गया है कि इतने शेड्स किसी के दिखाना बहुत जगह पॉसिबल नहीं जब होता है। आप कर रहे थे ना, क्या क्या चल रहा था? वो जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस था, लोगों को जो आपने परखा था, लोगों को ऑब्जर्व किया था, बहुत सारे किरदारों को, वो सब चीज़ इसमें डाला? जी। हाँ, मतलब जानबूझ के तो नहीं डाला, लेकिन हाँ, वो जो एक एक्सपीरियंस कहते हैं कि इतने सालों बैठते हो जब आप, मैंने जैसे देखा जाए ना, मैंने शुरू में एक बात की कि मैं 2010 दिसंबर में मुंबई आया था और 2024 13-14 साल गुज़र गए। मैं कभी ऐसा बहुत देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये मुझे मिल जाए। वो शायद एक मेरा प्रोसेस था तैयारी का कि मैं अच्छे अभिनेताओं को देख रहा था कि वो कैसे काम करते हैं। वो सरलता, वो सहजता, वो जब कैमरे पे परफ़ॉर्म कर रहे थे तो सोचना नहीं होता है कि हाथ इधर जा रहा है कि वहाँ जा रहा है। तो वो जो था ना, वो मेरा एक, मुझे लगता है कि ये आदमी वक़्त के साथ अपने आप वो मैच्योरिटी, जब आप अच्छा देखते हो, आप अच्छा सुनते हो और जब आप अच्छा पढ़ते हो, तो वो धीरे-धीरे, और एक उम्र जब आप पे, उम्र का जो तजुर्बा आप पे होता है, वो सहजता और सरलता धीरे-धीरे आने लगती है। बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस, मतलब बाहर की फ़िल्में देखना शुरू किया जब खाली वक़्त था, पढ़ना शुरू किया, तो वो परफ़ॉर्मेंस देखते हुए लगता है कि यार ये कितना सहज सीन है, ये कितना है। जैसे मैंने एक कोरियन डायरेक्टर हैं किम की-डुक साहब, तो अब तो नहीं रहे वो कोविड में। वन ऑफ, मतलब मेरे फ़ेवरेट हुँ। डायरेक्टर्स में से एक। उनका सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। मैंने उनका सारा सिनेमा देखा। कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ़ इमोशंस चल रहे हैं। 3-4 लोग हैं, 2 लोग भी हैं। उनकी एक फ़िल्म है थ्री आयरन, वो सबसे पहले मैंने देखी थी। तो मैंने कहा यार ये अद्भुत है, ये अद्भुत सिनेमा है। हुँ। चाहे जब हम वहाँ अपना, जैसे चिल्ड्रन ऑफ हेवन जब देखी, तो लगा कि यार ये लोग अभिनेता नहीं, लेकिन कितना सरल है। वो वैसे ही लोगों को लेकर फ़िल्म बनाई गई है। हुँ। ईरानियन डायरेक्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ, अरे! ऐसा कैसे, ये गुनाह है। माजिद माजिदी? माजिद मजीदी साहब। तो माजिद मजीदी साहब का कोई भी सिनेमा, चाहे वो कलर ऑफ हाँ। पैराडाइज़ है, तो वो लगा कि यार ये तो अभिनेता भी नहीं, लेकिन कितना सरल, कितना सहज। तो ये वही बात है कि बस ऑब्ज़र्व है, मुझे लगता है। मैं ऐसी कोई तैयारी नहीं करता हूँ कि हाँ, मुझे ये कैरेक्टर में जाना है और घुसना है, नहीं, मैं बनना है। इसलिए भी बोल रहा हूँ कि एक तरफ वो ढेंचा जो किसी का कत्ल करने के लिए भी सिर्फ अपने बॉस का अगर इशारा हो जाए तो वो नहीं चुकेगा, वो दूसरी तरफ इतनी सेंसिटिविटी के साथ में इतनी अच्छी बातें, वो दिल की बातें, दर्द की बातें, दिल के टूटने की बातें, समझाने की बातें, लॉयल्टी की बातें जो करता है, वो एक रेंज है उसमें, उसका आर्क है। वो किरदार अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स किरदार है, और वो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। वो उसमें माहिर आपके जैसा कोई मेधावी जो अदाकार होगा वही कर सकता है। उसको निभाना बहुत मुश्किल है, तो चैलेंज रहा होगा आपके लिए? हाँ, मतलब क्योंकि ना उसमें वो पूरा सुर है, हाँ, ग्राफ है पूरा। ये चैलेंज यार पता नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि चैलेंज ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ चैलेंजिंग है। मेरे को मज़ा आ रहा था। मेरे मैं, ख्याल से वो इतने सालों की जो तैयारी थी ना, हाँ, वो रोक के जो रखा था वो बाँध टूटा है और उसमें वो पूरा निकल हाँ, के आया है। मतलब मेरे गुरुजी बोलते थे, मतलब बोलते हैं कि जब आप अभिनय को ना, जब आपको करके मज़ा आ रहा है ना, वो चाहे कोई भी इमोशन है, वो रोने का है, हँसने का है, इंटेंस है, जो भी है। अगर आपको मज़ा आ रहा है ना, तो ऑडियंस को वो मज़ा आएगा। अगर वो आप दिल से फ़ील करके बोल रहे हो ना और जी रहे हो, तो वो ऑडियंस तक वो दिल की बात पहुँचेगी, चाहे वो फिर कुछ भी हो। वो आप दिल से अगर मौज आ रही है, तो वो सामने वाले को मौज आनी है।
सूर्यमोहन सर थे हमारे, तो मैं तब नहीं समझता था इन चीज़ों को, लेकिन मैं बोलता था यार ये है, तो मुझे अभिनय करने में मज़ा आता है। तो मैंने जितने भी सीन्स हैं, चाहे वो बेशक रोने वाला सीन है, चाहे वो मुझे खुद बहुत पसंद आता है, जहाँ पे खैर वो तो फिर सीरीज़ का वो हो जाएगा। लेकिन जब बताता है कि अच्छा भाभी कहाँ है? मैं आता हूँ, ड्राइवर से पूछता हूँ, फिर मैं लप्पू को पूछता हूँ कि तुम बताना मत, लेकिन तुम ध्यान रखो कि भाभी कहाँ जा हम्म। रही है। वो जैसे वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी, लेकिन उसमें उसकी वो मैंने कुछ सोच के और प्लानिंग करके नहीं की, बस मज़ा लिया है, उसको आनंद लिया है, वो जिया है और बस। मेरे ख्याल से वो आपके वो जो इंटरप्रिटेशन है, इम्प्रोवाइजेशन, जी। काफी जगह पे वो आपने खुद डाला भी है, वो दिखता है। हाँ, लेकिन पुनीत भाई का वो है यार, उनका एक-एक लाइन का भी जो मज़ा होता है ना हम्म। लिखाई का, वो बड़ा बढ़िया अपना उनका लिखे हुए वन लाइनर भी होते हैं। हम्म। जैसे अब एक जगह है जहाँ पे मैं कुमार सौरभ को बोलता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर है वो भी भाई, वो बोलता है कि आपका दोस्त थ्रेटन किया और ये हो, तो मैं अगली बार आएँगे हम थ्रेटन नहीं करेंगे, सीधा ठोक देंगे। वो एक ही लाइन है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोला, तो वो अपना मज़ा भी आता है। कई बार बहुत ज़्यादा लाइनें ना बोल के 1-2 लाइनों में जो मज़ा आता है करने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो आपने एकदम सही पकड़ा है। जी। दर्शकों को ना वो एक अ, वो रह जाए, खलिश सी रह जाए कि और कुछ होना चाहिए था। जी। लेकिन क्या होता है जब आप कोई चीज़ बहुत अच्छा लग रहा हो, खाने की बात कर रहे हैं और आप यहाँ तक खा लो तो फिर उसका वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। वो जो एक आनंद है ना वो खत्म। लेकिन वो अगर कम खाओ और वो आपके ज़हन में रहे कि यार थोड़ा और मिल जाता, वो चीज़ होनी चाहिए। तो आपने वो जो बोली है ना कि छोटा एक एकदम इम्पैक्टफुल लाइन बोल के खत्म कर दें, तो वो लगता है कि यार ये बहुत दम था इसमें। हाँ, यार मतलब मैं बहुत खुश हूँ यार आशीष भाई। एक तो सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके से विनोद को दर्शकों ने इतना प्यार दिया, अब वो लोग जब त्रिभुवन देख रहे हैं ना, तो वो जो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं ये कब टूटेगा, कब वो सीरीज़ आएगी और लोग देखेंगे, तो लगेगा कि हाँ यार, ये इस तरीके का भी किरदार निभा सकता है ये आदमी। तो वो जो अभी लोगों की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं और जिस तरीके से मैसेज आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो राह चलते जो विनोद विनोद जो करते थे अब ढेंचा हाँ, बुलाते। ढैंचा अभी बोल रहे हैं, अरे सीट ऑफर देखा भाई क्या, मतलब अभी भी लोग जाके अब ढैंचा लिखने लगे, ढैंचा झा, ढैंचा भाई। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार कभी आप किरदार करो और फिर वाक़ई उस किरदार ने भी अपनी कुछ जगह बना ली। यानी ये अच्छा है। ये मतलब ऐसा लगता है कि ये मेहनत सफल हुई, ये वाक़ई सफल हुई। आपकी आंखों में ना जो चमक है वो जी। दिख रहा है, वो सफलता अरे! और वो जो संघर्ष की कहानी है वो दिख रही है इसमें कि इतने सालों का जो वो है कि छोटे छोटे किरदारों इम्पैक्टफुल जिसकी शुरुआत मैंने की थी, उससे टूटते हुए एक ऐसा किरदार जो थ्रू आउट द सीरीज अपना एक इम्पैक्ट डाल पाया, जिसके स्पेस वाइज जिसकी हम बात करते हैं, हालांकि आपको स्पेस के या स्क्रीन टाइम के मोहताज नहीं हो, उस तरह के किरदार कलाकार नहीं हो, लेकिन ये वाक़ई जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिला और उसका आपको फीडबैक भी लोगों की तरफ से मिल रहा है। तो जी। वो आँखों में चमक उसकी बानगी बता ही रही है। हाँ यार, मैं मतलब आशीष भाई, आप भी इतना मतलब कह रहे हो यार, मतलब मुझे बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया, कि अच्छा लग रहा है कि जैसे लोग विनोद बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, वो एक अलग तरीके की मोहब्बत है लोगों की, जो अपने दिलों में बसा लिया है। मैंने सही में मैं ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि शायद ऐसा अब आज मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे मम्मी-पापा आए हुए हैं अभी मुंबई, और पापा कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी एक दिन मैं उनको घड़ी दिलवाने ले गया विजय सेल्स, तो वहाँ सब लोग पहचान लेते हैं, विनोद भाई, विनोद भाई। मैं पापा को देखता रहता हूँ, उनको इतना अच्छा लगता है ना, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं जैसे उनको विरार जीवनदायी माता के यहाँ घुमाने ले गया, तो वहाँ सब पहचान रहे थे। और मैं उनको देखता रह रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि शायद ईश्वर ने ये तो कर दिया। आज मुझे लगता है कि उनका वो इतना खुश, और वो प्रतिक्रियाएँ ज़्यादा नहीं देते, माँ भी माँ-बाप तो इजाज़त देते बिल्कुल। नहीं हैं। और मेरी माँ और पिताजी मतलब दोनों इतनी, तुमको यहाँ भी पहचान ले रहे हैं, तुम्हें यहाँ भी पहचान ले रहे हैं। अब जो उनकी आँखों में मैं जो चमक देख रहा हूँ ना, उससे मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरे अंदर और कितनी ऊर्जा पैदा हो गई है, कि वो जो ये मेरे ख़्याल से ये जो खुशी उनकी आँखों में आप देखते हो, कहीं न कहीं वो संतुष्टि एक है कि इतने सालों का जो संघर्ष है, हाँ। उसका ये रिज़ल्ट है और कम से कम उसका रिज़ल्ट इस तरीके से है कि माँ-बाप अब उनकी आँखों में इतनी खुशी आ पा रही है, लोग आपको उनके सामने इस तरीके से इज़्ज़त दे रहे हैं।
हाँ यार, मतलब वही देखता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे तो दुनिया की सब चीज़ें मिल गई। अब इससे ऊपर क्या चीज़ मिलेगी? अब तो हालाँकि पता नहीं, एक दिन मैं अभी-अभी बैठा था, मेरा बैचमेट था, मैं पापा को लेकर गया था, तो मैं, पापा, मेरा बैचमेट और रूममेट हमारे और भी थे, तो वहाँ पे वो एक लड़का आया था और वो पा उसको पता नहीं था कि ये मेरे पिताजी हैं, तो वो बात कर रहा था कैरेक्टर की, उसने सीए टॉपर भी देखी थी, हुँ, तो बहुत देर तक तारीफ़ करता रहा, मैं सुनता रहा, पापा भी चुपचाप सुनते रहे। बाद में उसे पता चला ये मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी सुन रहे हैं। बाद में मेरा जो बैचमेट है भगवान दास, वो बोला, "यार, मैं वही देख रहा था अंकल को कि वो तेरी तारीफ हो रही थी, कितनी अच्छी बात है ना कि एक पिता के सामने उसके पुत्र की इस तरीके से कोई तारीफ करे, जो एकदम अनजाना है। ये सब ईश्वर ने दिया और शायद उनका आशीर्वाद ही है और वो पेशेंस और ये धैर्य कुछ है जो मुझे बहुत कुछ मिल गया है। वैसे तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होंगे, जी, ढेंचा का किरदार जिस तरीके से आपने निभाया है। जी। सबसे खूबसूरत जो चीज़ आपके दिल में रह गई हो, वैसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो? हाँ, मुझे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए। उसमें से 1-2 लोगों के थे मैसेज जिसमें ये था कि उन्होंने विनोद देखा था मेरा और उसके बाद ढैंचा उनके लिए देखना बहुत कमाल की चीज़ थी। तो वो मेरे एक-एक सीन के बारे में उन्होंने कई बार बातें की। वो बोले, यार तुम अलग अभिनेता हो, तुम अद्भुत अभिनेता हो, तुम जिस तरीके से उन्होंने एक-एक सीन का ब्यौरा दिया कि यहाँ पर आपकी आँखें, एक एक हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनका, उनके साथ मैंने 14 साल पहले एक हरियाणवी डिक्शन सिखाता था, एक सीरियल आता था लुटेरी दुल्हन, तो उसमें मैं हरियाणवी डिक्शन के लिए गया था एक्टर्स की। तो उनका कॉल आया मुझे, बोलते, यार अशोक, तुम्हारा एक सीन है जिसमें तुम आके वो रिसेप्शनिस्ट से बातें करते हो। बोलता है, भाई तुम आँखों में तुमने बोला है यार, वो मतलब फ़ील हुआ है मुझे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट किए कि यार, जहाँ पे आपने संवाद नहीं बोले हैं, वहाँ आपने आँखों से बोला है और वो आपकी चीज़ें हम तक पहुँची है। बहुत सारे लोगों ने उस सीन की बात की है जहाँ पे मैं जाता हूँ और टब के पास बैठता हूँ और बिना बोले बस एक बार चिल्ला के और निकल आता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट तो बहुत मिले, बहुत मिले। मुझे कुमार विश्वास भैया का एक दिन मैसेज आया कि जीते रहिए, अद्भुत अभिनय। मतलब मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई हुँ, कि यार, मतलब एक तो वो खुद ही इतने पढ़े लिखे, इतना उम्दा कवि जिनको हमने तो वो भी सुना है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है और उनका मैसेज आना, मतलब मैंने कहा मेरी तो शाम बन गई, भैया का मैसेज। और उन्होंने यही लिखा था कि जीते रहिए, अद्भुत अभिनय। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने यही बोला था यार, मतलब उन्होंने बोला कि कभी नोएडा आना, घर आना, आमंत्रित किया। तो ये पता नहीं मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कुछ पल हैं जो वाक़ई में समेट लिए हैं मैंने। आप डिज़र्व करते हो। जी। इमोशंस को कैसे रोक पाते हो आप जब इस तरीके के इतने खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ऐसे बड़े लोगों के थ्रू? मुझे लगता है कि अब और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं आपकी। जब इस तरीके से होता है तो फिर लगता है कि यार, ये मोहब्बत ज़िंदगी भर बनी रहे और उसके लिए मुझे इसी तरीके से जो इतने मतलब आदरणीय लोग जब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ फिर समाज के प्रति और दोगुनी हो जाती हैं, कि आप उसी तरीके से करते रहें कि ज़िंदगी में आपको लोग उस तरीके से हमेशा मानते रहें, आपकी अच्छी चीज़ों के लिए, ना कि आप किसी बुरी चीज़ों के लिए दुत्कारे जाएँ। तो वो मैं समझता हूँ कि अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं, अपने प्रति भी, समाज के प्रति भी, अपने घरवालों और वो सारे दर्शक जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उनके लिए भी। 2 सीन डिकोड करना चाहूँगा, एक जिसके आपने खुद ही उल्लेख किया, वो जो टब के पास जाके जो अपना आउटबर्स्ट निकलता है, वो जी, चीखता है, और दूसरा जो तिलोत्तमा के साथ बैठा हुआ है और अचानक से वो एक जो वल्नरेबिलिटी है, जो उसके अंदर से वो टूटता है, जो हार्ट ब्रेक वाली चीज़ें, और वो अपने आप को एक मासूम से बच्चे की तरह वो वहाँ पर बिखर देता है। इन दोनों सीन्स करते समय आपके अंदर क्या चल रहा था? वो पेन कहाँ से लेकर आए? यार आशीष भाई, मैं लिटरली अगर मैं अपनी ज़िंदगी में मैं बात करूँ तो मैं वाक़ई में बहुत इमोशनल आदमी हूँ। भाव मैं आज भी फ़िल्में देखता हूँ तो मैं रो लेता हूँ। अभी मैंने लास्ट एक फ़िल्म देखी थी लापता लेडीज़ और मैं बहुत रोया था। पता नहीं वो कुछ जुड़ाव होता है। तो ये जिस तरीके का सीन था तो ऐसा होता है।
मेरे साथ हुआ है ज़िंदगी में कि बहुत अजीज मेरे एक दोस्त एक दिन सुबह, मेरे सीनियर ही, जो लास्ट अभी मेरी मेमोरी में फीड है वो दिन, कि मैं सुबह उठा और कई एक मेरे दूसरे सीनियर के बहुत सारे कॉल्स पड़े हुए थे और मैसेज था कि अ, सुनील उपाध्याय नहीं रहे। मैंने कहा दादा हैं जो, और जिन्होंने लिखा था मुझे लगा कि ये कुछ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ मज़ाक उड़ा रहे हैं कुछ करके। मैंने फ़ोन किया, मैंने देखा कितने लोगों की मिस्ड कॉल पड़ी और वो मुझे बड़ा मानते थे और मैं भी उनको बतौर बहुत मानता था, बहुत अच्छे अभिनेता थे वो। मैंने फ़ोन किया और सामने बोला हाँ यार उसका मतलब वो ऐसा लग रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के जो मैंने हॉस्टल में 1 साल उनके साथ जो रहा हूँ और वो जो रिलेशन था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, वो चाय और सिगरेट वही पिलाते थे कि सुबह आवाज़ मारते थे पाठक, और मैं आता था कि जा मामा से गोल्ड फ्लेक पकड़ ला और चाय भी ले आइयो दो। वो जो एक सीनियर जूनियर का और प्रेम था और वो एकदम से मतलब मैं आज भी अभी यकीन नहीं कर पाता हूँ। तो वो सीन करते हुए ना, मतलब ऐसा सोच के मैंने नहीं किया कि ये वही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैं उस टाइम फ़ील कर रहा था कि मैं नहीं समझ पा रहा था कि नहीं ये सच नहीं है यार, मतलब नहीं है ये। तो वो उस तरीके से था कि ऑब्जर्वेशन वो दिमाग के किसी कोने में बैठ जाती है कि हो सकता है ना कि हो तो क्या करूँगा मैं? शायद हो सकता है मैं क्या रोऊँगा? मैं नहीं रोया था उनके गुज़रने पे, नहीं आए मेरे आँसू, नहीं फपक-फपक के रोया, बस शांत हो गया मैं और कुछ दिन बहुत शांत रहा। तो वो था। दूसरी जो 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 तिलोत्मा डी वाला सीन है वो प्रेम की बात है कि प्रेम तो किसी से भी हो सकता है ना इंसान को। ये ये कौन डिसाइड करेगा कि हम इससे प्रेम कर सकते हैं या इससे प्रेम नहीं कर सकते? प्रेम तो आज़ाद होना चाहिए ना, वो किसी से भी हो सकता है। अब वो मिले, ना मिले, समाज, लेकिन हम अपने दिल में तो बसा के रख सकते हैं ना, कि हम किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं तो। वो तो हमारी आज़ादी है, हमारी इच्छा है। मिलना, ना मिलना या साथ रहना, साथ ना रहना, ये अलग बात है। लेकिन प्रेम तो प्रेम है, वो तो हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। तो बस वही, मैं उस तरीके के प्रेम को मानता भी हूँ कि प्रेम है, वो बिल्कुल होता ही है। इसीलिए वो जो है मैं फ़ील करता हूँ वही मैंने वहाँ बोल दिया। हुँ। वो जिस मर्यादा के साथ आपने उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दिखाया, एक होमोसेक्सुअल जो किरदार आपने निभाया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता है, बाहर से बहुत ही ऐसा रफ़ सा लगता है, अंदर से बहुत ही वल्नरेबल है। बहुत सारे लोगों के उसके लिए भी तारीफ़ आई होगी कि जो एक आपने थिन लाइन को वो क्रॉस नहीं करते हुए भी इतनी खूबसूरती इसको निभाया है। वो किसी को भी मतलब अटपटा नहीं लगता। आप ये देखिए कि जब हम हिंदी फ़िल्मों में इस तरह के किरदारों को देखते हैं, उसको जिस तरीके से निभाया जाता है, वो हास्यास्पद उसको बना देते हैं या बहुत उसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन नहीं रखते। आपने और राइटर्स ने उस किरदार के, उसके ओरिएंटेशन को, उसकी डिग्निटी को बहुत अच्छे से निभाया। सबसे खूबसूरत बात मुझे यही लगी कि ना उन्होंने ये कभी प्रेशर किया, उनके उसमें था ही नहीं। और इसीलिए जब ये शॉकिंग होता है ऑडियंस के लिए कि नहीं ये क्या? सो मतलब खूबसूरत है वो, मतलब वो क्लीशे टाइप का नहीं है। हम कैसे कि एक जो बना दिया है कि ये ऐसा नहीं है यार। हर इंसान क्या किस लेवल पे क्या सोच रहा है, वो उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, वो ज़रूरी थोड़ी है कि उसको बॉडी लैंग्वेज से ही। और ऐसे हज़ारों लोग हैं, ईश्वर ने उन्हें वैसा ही बनाया है, वो वैसा ही सोचते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दिखे या हो। वो बॉडी लैंग्वेज की आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। जब हम जी, फ़िल्मों में या सीरियल्स में या ओटीटीज़ में भी जब देखते हैं, होमोसेक्सुअल्स की बात करें, एलजीबीटीक्यू जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं, जब उनको फ़िल्माया जाता है, दिखाया जाता है, तो एक अलग तरीके की उनकी हाव-भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनकी चीज़ों को दिखाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो जो एक डिग्निटी है, वो कहीं न कहीं वो नीचे रहे। वो निगाह जब देखने वाला हो, जो ऑडियंस है, तो उनको वो शायद एक हँसी के पात्र के तौर पे ही देखता है।
ये इस तरह के किरदारों को, ऐसे अदाकारों के आने की ज़रूरत है जो समाज में हर तरह के लोगों को बराबर का, उनकी जो गरिमा है, जो रिस्पेक्ट है वो दे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अद्भुत चीज़ है, और ओटीटी के आने से और इस तरह के राइटर्स के आने से और आपके जैसे अदाकारों के आने से वो जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं वो मिल रहा है। जी, बिल्कुल। मतलब अ, मैं खुद भी ऐसे 1-2 लोगों को जानता हूँ या मिला हूँ, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये बॉडी लैंग्वेज कोई एक चीज़। हाँ, बहुत सारे लोगों का होता है, वो अलग है कि बात वही है ना कि हम किस तरीके से दिखाने वाले हैं। हम मज़ा तो वही है ना कि ये इसीलिए मुझे ये किरदार और भी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा सुन के भी, और जब पुनीत भाई और अमृत भाई का जो भी अपना है कि यार ये हमें कहीं नहीं, अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा होता है कि दोनों के बेड हैं और वो उस पे 2 चिड़ियाएँ बनी हुई है। वो दिन में अलग होते हैं और शाम को अलग हो जाते हैं। मतलब एक साथ हुँ। जॉइंट हो जाते हैं। नहीं, तो कहीं से बस भी जब तक वो आप जब तक खुलासा नहीं करते तो कहीं से पता भी नहीं चलता है चलता ही नहीं कि है। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी भी केमिस्ट्री होगी। बिल्कुल। वो तो दोस्ती वाली, वो एकदम बॉन्डिंग, वो पता नहीं, जय लेकिन वीरू ये वाली वाला फील ही आता ये था। मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं अभी जिन लोगों ने नहीं देखा होगा नहीं उनके तो लिए अब कुछ देखेंगे, उसकी वजह से भी देखेंगे, इंस्पायर जी, होके देखेंगे जी, कि इस तरीके कि से निभाया है। मतलब हाँ, मतलब वो बहुत कमाल है वो। आपको कहीं से भी वो इनसिक्योरिटी या चैलेंजिंग नहीं लग रहा था किस तरह का किरदार निभाना है? और जब आपको बताया गया कि इसमें ये भी एक पोर्शन है, तो क्या उन्होंने बताया था डायरेक्टर ने या राइटर ने कि उनकी सोच क्या है और कैसे निभाना है, या आपने उनको अपना इंटरप्रिटेशन बताया? नहीं, वो ये सब उनका था कि वो वैसा ही दिखाना, वो पुनीत भाई के बहुत दिमाग में नॉर्मल लगे पूरा और एकदम एक बिल्कुल, शॉक बिल्कुल, वैल्यू हो बिल्कुल, लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और वही लोगों के लिए वही मज़ेदार है ना। बहुत सारे लोगों ने इवन मुझे इस बात के लिए भी मैसेज किया है या देखिए, एक तो हँसी और मज़ाक का तो अलग वे है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने देखा और जिन लोगों ने भी देखा, वो बहुत गरिमामय तरीके वही से वही मुझे मैं बोल रहा उन्होंने हूँ, बोला। उनसे घिन या चिढ़ ऐसी कोई भी वो बिल्कुल। फीलिंग नहीं आई। देखिए, वो एक मस्तीखोरी उसमें कमेंट कर देना सोशल साइट पे वो अलग है, लेकिन कोई ऐसे भद्दे कमेंट नहीं आए या भद्दा किसी ने नहीं बोला कि उसका मज़ाक बनाया जाए। उन जिन लोगों ने देखा, उसमें वही मैं बोल उसको रहा हूँ कि वाक़ई इसमें, सीरियसली तरीके हाँ, से और उसमें इसीलिए बार-बार एम्फसाइज़ करता हूँ कि राइटर्स और एक्टर्स की बिल्कुल, उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जिस तरीके से उसको लिखा और जिस तरीके से आपने निभाया है उसको। बिल्कुल, किसी भी प्रेम को या किसी भी एक क्षण को हम ओछा नहीं बोल सकते, हम गलत तो नहीं ही बोल सकते। वो भी ये पूरी दुनिया ईश्वर ने ही बनाई है ना, हुँ। तो ईश्वर ने ही रचा है। अब उसमें हम ये दायरे और वो तो उसका मज़ाक तो बिल्कुल भी नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया, और जिन लोगों ने बहुत सीरियस नोट पे भी बहुत मुझे मैसेज आए कि यार ये आई कांट बिलीव कि मतलब जब वो आता है तो वो सबसे बड़ा मतलब मज़ेदार वो सरप्राइज़ होता और है शॉक जो, दोनों है वो। और वो बहुत खूबसूरत भी है खूबसूरत कि शौक वाक़ई। है। अशोक भाई, अब लगता है कि अब धीरे-धीरे वो जो चाह थी, जो एक सक्सेस जिसको हम बोलते हैं पायदान, वो धीरे-धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी आपने। यार मैं सही बताऊँ भाई तो मुझे तो लगता है कि ये जो कुछ भी अभी मुझे मिल रहा है ना, ये सब ब्याज है। मूलधन तो पता नहीं कब, मुझे लगता है 2012 में ही हो गया मेरा, जो भी अगर कह लें कि अगर संघर्ष और ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि ये दिन भी मैंने वाक़ई इमेजिन नहीं किए थे, कि कोई ऐसा भी दिन आएगा कि मैं ऐसे बैठा होऊँगा, इस तरीके से इंटरव्यू चल रहे होंगे मेरे किरदार पर। सोचा नहीं था, बस अपनी मेहनत कर रहा था। तो ये अब भी मुझे बहुत खुशी दे रहा है। बाकी तो जो तय होगा मुझे अपनी ईमानदारी से करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और मुझे अब कोई शिकवा-शिकायत नहीं है कि मुझे अब ये चाहिए या मुझे ये तो चाहिए या ये मिले या वो मिले। मैं ये जहाँ भी हूँ तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये वाक़ई मैं दिल से बोल रहा हूँ। अब मिलते जाएँगे, हाँ, कलाकार आदमी हूँ तो बाकी अब सफलता और उसके क्या पैमाने, ये तो अब पता नहीं, मुझे नहीं, मैंने वो सोचा भी नहीं कि हुँ। वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। ढेंचा जैसा किरदार कर लिया, एक फुल फ्लेजेड अलग रेंज वाला किरदार, वल्नरेबल और इमोशनल, अलग तरीके का किरदार जिसमें सब कुछ है ढेंचा के किरदार में। अब आगे क्या सोचते हो किस तरीके के प्रोजेक्ट करने की, और आगे और क्या आने वाला है? क्योंकि अब एक आपकी खुद की फैन फॉलोइंग हो गई है, लोग चाहते हैं कि ये आप जी। क्या करने वाले हो?
अ, 2 फ़िल्में हैं जो आनी हैं। एक शू बॉक्स है फ़िल्म, बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत उसमें भी बहुत संजीदा किरदार है मेरा। मैं उस फ़िल्म के लिए 2-3 हफ़्ते इलाहाबाद में रहा था कि एक तो पूर्वांचल में बहुत तरीके की भाषाएँ हैं और वो ठेठ इलाहाबाद की हुँ। जो अ, उस तरीके वो की थोड़ी खड़ी टोन है। है, हैं, और जो थोड़ा जिस तरीके से बोलते हैं तो वो मैंने, और हुँ, वो बहुत बहुत खूबसूरत फ़िल्म है वो। हुँ, अभी तक फेस्टिवल्स में काफ़ी घूमी है, मामी में स्क्रीनिंग हुँ, हुई थी उसकी, तो उसका इंतज़ार है कि कब वो रिलीज़ हो। इंडिपेंडेंट फ़िल्म है तो वही बात है कि कोई उसको खरीदे और वो दर्शकों तक पहुँचे, और फराज़ उसके डायरेक्टर हैं। उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब उसमें मैंने लीड के लिए ऑडिशन किया था, तो वो उसकी उम्र छोटी है, उस किरदार की, तो लेकिन फराज़ भाई को बड़ा अच्छा लगा। बोले यार, मतलब कास्टिंग सनी डागर एक लड़का है जो कास्टिंग कर रहा था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। बोला यार बस उम्र उम्र मार खा रही है, वरना क्या बढ़िया मतलब ऑडिशन बढ़िया परफ़ॉर्मेंस है। दिया। तो फिर फराज़ भाई ने मिलने के लिए बुलाया मुझे। बोलते यार अशोक भाई वो नहीं है, लेकिन ना मैं आपको एक किरदार इसमें आपके लिए लिखूँगा। मैं आपको अपनी फ़िल्म में रखना ही रखना है, चाहे जैसे रखूँ। मैंने कहा यार आप सामने से इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं, इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या है? मैं बिल्कुल करूँगा। उसमें एक और किरदार था, जिसका नाम था कमलेश, जो कि मेन एंटीगनिस्ट है उस पूरी फ़िल्म का। उसकी लाइनें मैं देखता था, सनी डागर ऑडिशन कर, मैंने कहा यार ये लाइनें ना भाई इतनी अट्रैक्ट कर रही है ना यार, एक बार मैं ना देता इसका ऑडिशन। बोलता है हाँ यार, लेकिन ये ना थोड़ा-सा क्राइटेरिया अलग है कमलेश का, वो चुनाव लड़ता है और थोड़ा-सा वैसा देख रहे हैं फिज़िक वाइज़ और वैसा। मैंने कहा ठीक है। कट 2 करते-करते 2 महीने कुछ लोग फाइनल हुए उस रोल के लिए, फिर वो किसी वजह से हट गए, कुछ और भी बड़े चेहरे थे, वो भी इन्वॉल्व हुए, फिर वो भी हटे। फिर दोबारा से 2-3 महीने बाद फिर उसके ऑडिशन शुरू हुए, तो सनी डागर ने फराज़ भाई को बोला कि यार जब सबका हम दोबारा से कर रहे हैं, एक बार अशोक का भी करके देखिए क्या ऑडिशन? हुँ, और वो वही बस लॉक नहीं हुआ था कमलेश, उसी की सर्चिंग चल रही थी। बोले ठीक है, और वो मैंने ऑडिशन दिया। मैं तो तड़े बैठा था कि यार ये क्या तो लिखा हुआ है, एक खूबसूरत एक दिया। गया फराज भाई के पास और फिर उन्होंने ये लोग सस्पेंस बना के और एक दिन फ़ोन किया कि ऐसा है यार अशोक, वो अब तो नहीं कर पाएँगे यार, बजट का भी थोड़ा इश्यू चल रहा है और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम काम करेंगे, लेकिन इस बार तुम कमलेश कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा और वो बहुत खूबसूरत किरदार है कमलेश का, हुँ। तो वो भी आएगा। एक और फ़िल्म है, उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन एक साउथ की फ़िल्म है, उसका एक हिंदी रीमेक है जो बना है और उसमें मतलब नेगेटिव किरदार मैंने निभाया है और बहुत कमाल और खूबसूरत फ़िल्म बनी है, तो वो भी शायद अब जल्दी दर्शकों तक आएगी हुँ। और बहुत चर्चित फ़िल्म की वो रीमेक है। वो आनी है, ये 2 काम तो आने हैं और भी 1-2 काम हैं जो फ़िल्में मैंने अभी इस बीच में की हैं। तो और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ढेंचा का किरदार निभाया है और जो उसका इम्पैक्ट है, लोग और इंडस्ट्री के भी जो लोग हैं, इनसाइडर्स हैं, उनको जिस तरीके से पसंद आ रही है, तो आपको और भी अलग-अलग तरह के किरदार मिलेंगे। जो आपकी फ़िल्में आप कर चुके हैं, वो तो ठीक ही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह के रोल आप करना चाहते हैं ना, एक वो जो एक्टर के अंदर एक तरीके का वो ग्रीड होता है कि हर तरह का किरदार मिले, एक मीटी रोल मिले, वो सब चीज़ें आपके करीब आने वाली हैं। बस आमीन, ऐसा ही हो, ईश्वर करे। हाँ, क्योंकि मेरी भूख किरदार की ही है हुँ। कि वो अलग-अलग तरीके के किरदार हों और जो मुझे करके मज़ा आए। तो वो शायद अब कुछ पिछले 2-3 सालों में जब से मतलब विनोद जिस तरीके से हाइलाइट हुआ, उस तरीके के ही बहुत सारे रोल्स मेरे को आने शुरू हुए। मतलब उसी मतलब सेम टोन, सेम पिच, मतलब वैसा ही है वो किरदार। हुँ। तो फिर मैं यार कि कर तो दिया, अब मेरे लिए उसमें क्या नया बचेगा? ठीक है, देख रहा था, फिर अब जब ये आया है ना त्रिभुवन भाई, तो चीज़ें बदली हैं। अब लोगों का थोड़ा लग रहा है कि नहीं यार, ये तो ये सरल ठीक है, लेकिन ये रूप भी है, तो वो हुँ। मेरे लिए, इसने मेरे लिए बहुत अच्छा मेरे ख़्याल काम से किया। ये टर्निंग पॉइंट है एक तरीके से, मैं देखूँ अब तो। ईश्वर करे कि ऐसा हो। मैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट और एक कलाकार के नाते तो बस यही है कि वो भाँति-भाँति के किरदार आएँ और उनको जिया जाए और मज़ा आए। अशोक भाई, बीइंग एन आउटसाइडर जब आप बाहर से आते हो, जैसे कि आपने बताया ऑडिशंस के ज़रिए लोग जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो आपके जैसे लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं और उनको लगता है कि
इस तरह की अदाकारी जो एक दिल को लग रही है, ऑर्गेनिक अदाकारी जो लोग कर रहे हैं और जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, उनसे सीखने को चाहिए। आप उन लोगों को क्या बताना चाहोगे? और ऑडिशंस के आपके जो खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं, खट्टे, मीठे सभी, वो कुछ क्या शेयर करना चाहोगे? नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव तो होगा कि यार मेरा कोई लिंक नहीं है, मेरा मुंबई में कोई नहीं है गॉडफादर, चाहे ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, सोचने की आप हज़ार बातें सोच लीजिए, उससे होना जाना कुछ नहीं है। करना फाइनली आपको ही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जैसे मैं आया तो मुझे ये पता है कि मैं यहाँ एक्टिंग आई एम द प्रोफेशनल एक्टर और मैं यहाँ पर एक्टिंग करने आया हूँ। तो मैंने उसी दिशा में काम किया। मैंने बेशक 10 ऑडिशन नहीं दिए पूरे दिन में भाग-भाग के। मैंने एक ऑडिशन दिया, लेकिन उसको मैंने पुख्ता तरीके से दिया और रिलेशन उसी तरीके से बनती है। हो सकता है जिन जिन प्रोजेक्ट्स के मैंने ऑडिशन दिए उसमें मेरा नहीं हुआ कई बार, लेकिन उस कास्टिंग डायरेक्टर को मैं ज़रूर याद रहा। शायद किसी और प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे बुलाया उसी के लिए कि यार उस प्रोजेक्ट में। तो रिलेशन आपके काम की वजह से ही बनेंगे, आपके बेहतर काम की वजह से ही होगा जो भी होगा। और मुझे लगता है कि ये मुंबई वो देती है। ये ईश्वर आपको एक मौका तो अवश्य देता है। अगर आप में वो कुव्वत है, वो ताकत है, तो यहाँ होता है। वो कोई ज़रूरत नहीं है कि अ, कुछ लिंक ही हो और ऐसा हो और वैसा हो। आपकी आवाज़ में वो दम है, तो वो दम आज ना सही, 2 दिन बाद सही, 2 साल बाद सही, हाँ, बस तब तक आपको धैर्य बनाए रखना है और अपने को उस चीज़ के लिए कि जब वो चीज़ आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। फिर आपको ये नहीं है कि 2-4 मौके मिलेंगे। वो एक 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 बॉल पे वो छक्का मारने वाली बात है फिर। सबसे सुखद और सबसे दुखद अनुभव क्या रहा है ऑडिशंस के दौरान? मुझे ऑडिशन करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले तो ये होता था कि अभी कोविड के बाद बहुत सारा ये हो गया कि सेल्फ टेस्ट आप खुद बना के बनाकर दो। भेज लो। तो मतलब दुखद ऑडिशन के दौरान पहले बुरा लगता था जब शुरू-शुरू में आया था कि यार तुम इस रोल के लिए फिट नहीं हो, फिर नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। और जब जाते थे ना सर फिट, फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, चलो। मेरे ख्याल से वो पहले इंडस्ट्री की और खासकर कास्टिंग डायरेक्टर्स की, हालाँकि मैं उनकी भी गलती नहीं मानता, उनको इस तरीके से पिच ही किया रहता था जी, कि इस तरह के लोगों की ही कास्टिंग वो होनी है। आज भी है, हाँ, वो आज भी आज वो भी है। नहीं, वो दायरा नहीं टूटा अभी भी? मतलब है, कुछ लुक तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के नहीं, लेकिन अभी अ, बहुत सारे भी तो कास्टिंग डायरेक्टर हो गए हैं। तो वो वो करते हैं उस तरीके की कई बार चीज़ें कि ये पर्टिकुलर ये लुक है और वो ठीक है, पता नहीं, वो जैसा भी है, वो टूटेगा एक नहीं, दिन। मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी के आने से और जी, कुछ खास तरीके के मेकर्स के आने से वो दायरा काफ़ी हद तक थोड़ा कम हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद करीब से काफ़ी लोगों को देखा है जो कास्टिंग करते हैं या क्रिएटिव डायरेक्टर्स को, उनका वो जो पिच होता है कि एक एलीट टाइप का लुक होना चाहिए, अप मार्केट जिसको जी, बोलते हैं, और कुछ खास तरह के लोगों को वो डाउन मार्केट बता के, वो पहले ही जी, नॉट फिट वाली जो जी, चीज़ें जी, हैं, बिल्कुल। ये अपने आप में आपने किसी का मौका कट कर दिया, उनको उनको परीक्षा देने का मौका ही नहीं दिया, जी, पहले ही आपने उनके लुक के हिसाब से उनको रिजेक्ट कर दिया। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो एक अदाकार के तौर पे, क्योंकि हम अब आपको वो स्थापित एक्टर के तौर पे देख रहे हैं, आपके सक्सेस को देख रहे हैं, वो कितना डिसहर्टनिंग होता है और वहाँ पर फिर अपना हौसला कैसे मजबूत रखते हैं और हर बार अपने आप को मोजो को बरकरार रखते हुए कि इस ऑडिशन में पहले से बेहतर देना है, वो करने की कोशिश करते हैं। होता है यार, ये बात तो है कि ऐसा हुआ है कई बार कि मैं उस रोल के ऑडिशन तक ही नहीं पहुँचा, क्योंकि पहले ही लुक डिसाइड हो गया है। शायद मुझे लगता है कि एक बार जैसे अब यही हुआ, जैसे त्रिभुवन में ही हुआ, अगर ढैंचा का ऑडिशन होता ही नहीं, तो वो पहुँचता ही नहीं ना मैं हुँ। वहाँ तक। वो कैसे पता चलता कि यार ये दुबला-पतला दिखने वाला इसकी इंटेंसिटी है। मुझे आज भी याद है कि दीपक का जब दोबारा आया तो बोले लप्पू के लिए जो मैंने ऑडिशन दिया था, हुँ। तो यही आया था कि यार भाई मतलब उनको ऑडिशन इतना अच्छा लगा है कि यार इसके अंदर इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है, इससे ढैंचा का टेस्ट मँगवाओ। तो वही बात है कि हम पहले उस वहाँ तक पहुँचे तो। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले दर्शकों के नाम पे वो सेल किया जाता था कि दर्शक को ये चीज़ें पसंद है, एलीट टाइप की चीज़ें, ये सब। आपने बनाया ही नहीं था तो कैसे पता चलेगा? अब बिल्कुल। आपको पंचायत सबसे आज जीता देखिए ना, जागता वो बिल्कुल। है, आप सीए टॉपर देख लो, मिर्ज़ापुर देख लो।
अपने में से हमारे बीच के जो दिखने वाले लोग हैं, जिनसे हम रिलेटेबल फ़ील करते हैं, उन लोगों को आप जब मौका देंगे तभी तो वो फ़ील होगा, वो ऑर्गेनिक कनेक्शन फ़ील होगा। बिल्कुल, आप देखिए ना जैसे पंचायत ने जिस तरीके का मैं तो उसको बोलता हूँ कि वाक़ई अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट की है पंचायत ने। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने अब पंचायत नहीं देखा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो मुझे तो लगता है कि रील तो सब लोगों ने देखी हुँ, होगी। हुँ। और और रील नहीं देखा होगा तो मीम देखा होगा। मीम देखे होंगे, 100% देखे हुँ, होंगे, वो कई कभी ना कभी आँखों से गुज़रा होगा। कौन है मतलब आप देखिए ना कि उसमें जिस तरीके उसमें कहानी ही इम्पोर्टेंट है। कहानी, उसकी लिखावट, वो गाँव और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अर्बन में देखी गई है पंचायत। जो शहरों में मुझे लगता है कि गाँवों से ज़्यादा शहर में भी उसके दर्शक उतने ही बिल्कुल हैं। है। मुझे बहुत बाहर से मैसेज आते हैं। अभी तो ये कहानियाँ इम्पोर्टेंट है। मैं कौन था जिसे लोग जानते थे? मैं हूँ, दुर्गेश है, माधव है, बुल्लू है और भी उसमें जितने जगमोहन का जिसने किरदार निभाया, अम्मा जी, मतलब वो सब हीरो हैं वो चाहे बेशक 2 सीन के लेकिन हीरो हैं और दर्शक उनको उसकी उतना ही कहानी ना प्यार कर रहे हैं। उसकी वो जो सक्सेस है वो शोले की तरह है कि बिल्कुल, एक-एक छोटे-छोटे कितने आदमी थे, बिल्कुल, सांभा का किरदार जिसने बिल्कुल, वो लोगों के ज़हन में छप गए। तो बिल्कुल, वैसे अम्मा जी से लेके माधव से लेके जितने आप किरदार बता रहे हो, वो अमर हो गए कि बिल्कुल। लोग अब उसको त्रिभुवन मिश्रा में ही देखिए कि शुभ्रोदा तिलोत्मा दी अपना मानव दा, इन लोगों को आप थोड़ा-सा करिए उसके बाद देखिए कितने नए मैं मतलब नए लोगों में जो हमारी गैंग में है, अमरजीत इज़ द ब्रिलियंट एक्टर। अमरजीत है, अंकुर पाठक है, खेमचंद है, सुमित गुलाटी का कैरेक्टर देख लीजिए हुँ, आप। हुँ, हुँ। चाहे वो जो रिसेप्शनिस्ट बना है कुमार सौरभ को देख लीजिए आप। ऐसे छोटे-छोटे कितने कैरेक्टर्स हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये अपना जितिन भाई का किरदार देख लीजिए। मतलब अब ज़रूरी नहीं है, आपकी कहानी में अगर दम है और अभिनेता आप अच्छे हो, जो उस किरदार को वाक़ई तो वो लोग देखेंगे, वो लोगों तक पहुँचेगा। आज 5वाँ हफ्ता है नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। तो ये अपने आप में एक कामयाबी है। इस लेखन को कामयाबी है, इस कॉन्सेप्ट को कामयाबी है। उन अभिनेताओं को जो जिनको कोई नहीं जानता, उनको दर्शक देख रहे हैं और उन पे अपना प्यार लुटा रहे हैं। हुँ। आपने कई बहुत ही सीनियर कलाकारों के साथ काम किया है। जी, चाहे वो रघुवीर जी हों, नवाज़ हों, पंकज जी हों, बहुत सारे लोगों के साथ में। जी, इवन आपके वो फुकरे वाले जो कलाकार हैं, उनके साथ जैसा भी आपने जो भी सीन किया, वो इतना इंटरेस्टिंग मेरे को याद है, वो जो वरुण शर्मा के साथ आपका सीन है, वो जी, सिक्के वो गोताखोर वाला सीन है जी, ना आपका, तो जी। उसको वो साँस देता है और वो सब। अ, हर किसी में आपने वो अपना एक प्रभाव डाला है। इन सीनियर कलाकारों के साथ जो काम किया है, उनके साथ क्या लर्निंग रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सबसे अच्छा जो अनुभव आपका रहा हो, वो बताइए? मतलब सीनियर कलाकारों से तो मैं जब मतलब वही बात है कि जब वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं तो मैं देख रहा होता हूँ, कि लोग कितने सहज होते हैं। मतलब आधा काम तो आपका वही हो जाता है जब आप इतने बेहतरीन अभिनेताओं को परफ़ॉर्म करते हुए देखो। रघुवीर जी हैं, मीना जी हैं और भी जैसे पंकज त्रिपाठी भैया को भी मैंने देखा है, साथ में सीन किया है। तो उनका जो वो जो सहजता है अभिनय में इवन मैंने बच्चन साहब के साथ भी एक फ़िल्म की है 102 नॉट आउट। हुँ। कमाल है वो। वो वैसे ही मतलब मेरा एक सीन है उनके साथ और वो लाइनें बाकायदा एकदम आज भी उसी तरीके से वो याद करके और एकदम एग्ज़ैक्ट वो लाइनें बोलते हैं। मेरे को याद है कि मतलब मैं दिखा नहीं रहा था कि मेरे गुदगुदी हो रही है, मैं मिल रहा हूँ और वो सामने थे, अपनी लाइनें पढ़ रहे थे और उन्होंने बता दिया था डायरेक्टर ने कि इनका नाम अशोक। तो बोलते हैं कि, "हाँ, पाठक जी बताइए, क्या चलिए पढ़ते हैं, पढ़िए।" पहला एनकाउंटर क्या रहा? वो जैसे उनका फ़ेमस वो वही है ना, कुर्सी स्टाइल से वो बोलते हैं, "हेलो, मैं अमिताभ बच्चन हूँ।" वो अपने आप को हर किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसा वाला हुआ क्या नहीं आपके वैसा मेरा नहीं हुआ। वो साथ? चेयर पर थे, बैठे थे, सीन होने जा रहा था और हुँ, मेरे साथ उनके जो डायलॉग्स थे तो वो अपना पढ़ रहे थे अपने उसमें और डायरेक्टर साहब आए, हुँ। मिलवाया, बिल्कुल हाय हेलो। मैंने ही अपना प्रणाम किया उनको और उसके बाद कि चलिए पाठक जी अब पढ़िए। तो पढ़ा-वढ़ा उसके बाद उन्होंने इवन ये भी पूछा कि आप इसमें कुछ इम्प्रोवाइज़ करेंगे या कुछ? मैंने कहा नहीं, नहीं सर वो मतलब मैं उनको देख रहा हूँ मतलब और वो इतनी इस उम्र में भी वही एनर्जी, वही ताकत और वही आवाज़ में रवानगी और हुँ। परफ़ॉर्मेंस में वही मतलब ये वाक़ई वो सीखने वाली जब प्रोसेस है। उनके साथ सीन कर रहे थे हिसार का वो जो लड़का,
यंग बॉय जो उनकी फिल्में देखता होगा, तो वो फैन मूवमेंट भी था, और कहीं ना कहीं उसके अंदर का एक कलाकार कि इनके साथ जरूर हूं लेकिन नर्वस फील नहीं करना है एट द सेम टाइम, हाँ, वो चीज भी दिखाई दे रही थी। नर्वस नहीं था मैं। हम्म। मैं उस पल को एन्जॉय कर रहा था। मेरे पिताजी बहुत बड़े फैन बच्चन साहब के। वो आज भी कोई भी फ़िल्म आ जाए तो उसको वो 20 बार रिपीट करके देखेंगे, थकेंगे नहीं। तो मैंने जब हो गया सीन अच्छा हुआ तो मैंने उनसे बोला कि सर, मेरे पिताजी ना आपके बहुत बड़े फैन हैं। मतलब वो आपकी कोई फ़िल्म आ जाए तो वो 10-20 बार, वो कितनी भी बार उनको आप दिखा सकते हम्म। हैं। तो बोले ठीक है, बात कराइए पिताजी से। अब भाई साहब मैं क्या, और पापा उन टाइम जिंदल में जॉब करते थे तो फ़ोन उनका ना रखवा लिया जाता था गेट पे। ओ। तो वो, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी वो ऐसा बोल देंगे। मैं आज भी जब पापा को वो बात बताता हूँ ना कि उन्होंने, सर ने ऐसा बोला था, तो वो आज तक उनको लगता है कि उस दिन काश कि मेरी छुट्टी होती। मुझे भी नहीं पता था। मैंने तो बोला और उन्होंने बोला बात कराइए। तैयार हो गए। फिर उनसे मैंने इवन, मुझे याद है कि नर्वस नहीं हुआ था लेकिन मैंने उनको बोला था कि मैंने बाबूजी के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का अनुवाद है मैकबेथ, वो मैंने किया है सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी में रहते हुए, और मुझे बहुत आनंद है। तो वो बहुत खुश हुए। अच्छा आप लखनऊ से हैं, और फिर थोड़ा बहुत, तो नर्वस नहीं था। मुझे पता था मेरा ये काम है और ठीक है एकदम वो। अच्छे से निभाना है हाँ, कहीं से वो, भी। और उन्होंने भी मुझे असहज होने का मौका ही नहीं दिया कि मतलब वो अगर उस औरे में ही आते, तो वो एकदम बतौर प्रोफेशनल अभिनेता की तरह थे। तो मेरा भी वही फर्ज और वही दायित्व था कि मैं भी अपने किसी भावावेग में उन उनका कुछ काम ना गड़बड़ कर दूं, या वो मेरी वजह से अनकंफर्ट फील ना करें। तो वो मुझे याद है। मुझे तो लग रहा है कि मैं सोचता ही रह गया कि उनके साथ एक फोटो खिंचवाऊंगा। मैं नहीं खिंचवा पाया क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं गया। मैं बस उस पल को जी रहा था, वो मुझे मजा आ रहा था कि एक सह कलाकार हूं मैं उनका। वही मेरे लिए अद्भुत था। बाद में मैंने, बहुत सारे लोगों ने बोला यार तुमने फोटो नहीं खींची। मैंने कहा यार फोटो क्या खिंचवाऊं, सिनेमा में तो मैं दिखूंगा ही ना उनके साथ। मतलब मैं बोल ही नहीं पाया। अब वो इस तरीके से इतना, पता नहीं, वो बड़ी कमाल की याद है। जी। वो होपफुली आप जल्दी काम भी करेंगे पिताजी जी। के जो, आप वो एक वो है ना कि वो भले हाँ, उस दिन अगर वो रहता, एक वो हाँ, ग्लानि होती कि उस दिन छुट्टी होती या फोन साथ में रहता तो हाँ। बात हो जाती, हाँ, वो लेकिन उनका वो। बोलना ना कि हाँ, मिलाइए फ़ोन, बात कराइए। हाँ। तो वो, मतलब मैं फ़ोन किया, उठा नहीं, तो फिर मतलब वही मैंने कहा कि मेरे को पता चल गया कि ऐसा-ऐसा था। तो मैंने कहा कि वो बोले ठीक है, फिर कभी? हम्म। मैंने कहा हाँ। तो 2-3 दिन उनके साथ शूट हुआ था।